नमस्ते सभी बच्चों को। आपकी पाठ्य पुस्तक से सभी पाठ आपको समझा दिए गए हैं। जिन पाठों का आपको अध्ययन करना था उन पाठों का अध्ययन पूरा मतलब समझाने का काम अब आप लोगों ने उसके बारे में जो भी लिखा होगा या तो आप मुझे जांचने के लिए आपकी बुकें, आपकी नोटबुक ऑफिस में भिजाइए ताकि मैं उसकी जांच कर सकूं घर पे लाके या आके। और जो पोर्शन था, जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम था वो बता चुकी। आज मैं आप लोगों को पुनः एक बार निबंध को किस तरह से सुंदर सरल बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या विधि को अपनाना है, और वही उस निबंध की मुख्य भूमिका है। अगर आप लोगों ने निबंध लिखने के पहले इस भूमिका को इनसाइड हेडिंग को जो लिखकर अगर आप लोग निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध सुंदर, सरल और सुचारू ढंग से पूर्ण होगा। और एक बात है, आपको ध्यान रखना है कि इस लास्ट बीट के अंदर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से किसी एक को लिखना है। तो उसके लिए आपको 7 या 8 अंक कुछ निर्धारित किए जाएंगे, पर अंक की ओर मत देखिए। जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हो उस विषय का पूरा सार उसमें होना चाहिए। तो निबंध में कई पर जो साइड हेडिंग दी जाती है उसकी ओर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अगर आप अपना निबंध लिखोगे तो आपका निबंध सुचारू ढंग से पूर्ण होगा और पॉइंट से पॉइंट को देखकर देखने वाले को भी, जांचने वाले को भी सुविधा होगी। इसीलिए आप इस निबंध लिखने की कला को जानिए। किसी एक विषय के ऊपर पूरी जानकारी आपको देना है। जैसे कि अभी आपको कोई एक विषय दिया गया, आपका प्रिय खेल, एक उदाहरण बता रही हूं मैं, ये आपका विषय है राइट अबाउट द गेम। तो अब आप क्या करोगे, कैसे इसकी शुरुआत करना है, इसका आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो ये ध्यान अगर हमेशा आपके पास, ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में रह गए तो उन पॉइंट को देखकर ही
आप उस निबंध का विगतवार लिख सकते हो। अब देखिए, जैसे हमने आपका प्रिय खेल आपको विषय दिया, और उसके बाद कोई एक ऐसा भी एक विषय होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके त्योहार प्रिय खेल भी दो तरह के होते हैं। तो कौन सा खेल आपको बताया दिया, नाम दिया, जिसके बारे में आप लिखने जा रही हो, उसका कैसे सार करना है। तो चलिए, अभी आप लोग क्रिकेट खेल को पसंद करते होंगे, तो ये है आउटडोर खेल, यानी इसको हम घर में बैठकर नहीं खेल सकते। तो पहले हमको सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको इसमें। इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए। ये अगर माइंड में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से अपने निबंध को सुंदर ढंग से लिख सकते भी हो और सही पॉइंट भी आपको आएंगे। तो इसके पॉइंट में बताने जा रही हूँ आपको। पहला पॉइंट है भूमिका। नोट करिए, समझिए। फर्स्ट भूमिका लिखना है। उसके बाद में अब खेल बताई मैंने आपको, तो खेल के प्रकार। दूसरा है खेल के प्रकार। तीसरा पॉइंट है वर्णन। चौथा पॉइंट है लाभ। पांचवा पॉइंट है हानि। और छठा पॉइंट है उत्साह। अब इन पॉइंटों को नोट करके अब आप एक एक पॉइंट को लेकर लिखना शुरू करिए। जैसे भूमिका में उस खेल के प्रति जानकारी देना है। जैसे आपको लिखा गया प्रिय खेल, आप अपनी चॉइस से आपका खेल करना है, प्रिय खेल लेकर कोई भी अपना प्रिय खेल। अगर आपको नाम दे दे क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर भूमिका में लिखना है हमारे जीवन में जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से खेल की भी आवश्यकता होती है। खेलने से हमारे जीवन में तंदुरुस्ती आती है। खेल मनोरंजन का साधन है। काम करते करते जब व्यक्ति थक जाता है, बालक थक जाता है, तो अपनी थकान को दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए खेल लेता है। और तो और सबसे बड़ी बात, जिससे हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीवन को चलाने के लिए खेल की भी आवश्यकता होती है। इसी कथन से हम ये कह सकते हैं कि खेल हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। अब ये भूमिका आप क्रिकेट खेल को ले रहे हो या और कोई आपकी इच्छा के अनुसार, तो आप अपना डिसाइड करना, लेकिन यहाँ लिखना है कि यह क्रिकेट खेल के बारे में जस्ट थोड़ी सी जानकारी दे दो। कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, ये सब भूमिका में हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रकार। अब प्रकार को हम क्या करेंगे कि खेल दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको क्या लिखा हुआ है ऊपर, प्रिय खेल। तो खेल दो तरह के होते हैं। एक खेल जो घर में बैठे ही खेल सकते हैं, और दूसरा खेल मैदान में जाकर खेल सकते हैं। तो घर में खेले जाने वालों के नाम 1, 2, 3 आदि, और मैदान में खेले जाने वाले के नाम 1, 2, 3 आदि। ये हो गया प्रकार। अब आपने जिस खेल को चुना है, जैसे मैंने बताया आपको क्रिकेट, आपने जो भी खेल चुना है आपकी इच्छा पर, उस खेल का वर्णन करना है। तीसरा पॉइंट है वर्णन।
जैसे क्रिकेट आपने लिया, तो क्रिकेट में पहले कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी की वेशभूषा कैसी होती है, एक एक ग्रुप में कितने खिलाड़ी होते हैं, रेफरी का इसमें क्या स्थान है, क्या करता है रेफरी, खेल शुरू करने से पहले रेफरी क्या करता है, ये सारे पॉइंट लिख रहे हैं। जैसे खेल क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं, इसमें इतने खिलाड़ी होते हैं, दोनों ओर के खिलाड़ियों की वेशभूषा अलग अलग होती है, क्योंकि इसके कारण हम वो किस ग्रुप का खिलाड़ी है ये पहचान सकते हैं। ये वर्णन तीसरा आपको इसी में वर्णन के अंदर ही खेल को हम प्रेम से खेलना चाहिए, नफरत की भावना नहीं लानी चाहिए, और रेफरी का ही आंसर या उत्तर सही माना जाएगा। रेफरी का काम है इसमें खेल को शुरुआत करना, दोनों पक्ष के साथ बराबर रहना, और खेल शुरू करने से पहले एक काइंस को उठाकर उसमें ये आया तो वो टीम पहले खेलेंगी, चित आया तो वो टीम पहले खेलेंगी। इस प्रकार से खेल की शुरुआत होती है। ये खेल मैदान में खेला जाता है, दर्शक लोग देखकर खेलने वालों की उत्सुकता बढ़ाते हैं और सभी खिलाड़ी बहुत ध्यान से खेल खेलते हैं। अब ये खेल के बारे में कैसा खेलते, कितने और कितने कैसी जीत हार कैसे होती है, किस ग्रुप किस टीम ने बॉल ज्यादा बनाए, रन ज्यादा बनाए, उसके अनुसार रेफरी निश्चित करता है। अब इसके बाद है वर्णन, उसके बाद चौथा है लाभ। इस खेल खेलने से क्या लाभ है, तो आप बता सकते हो। हमारी तंदुरुस्ती के लिए जीवन में खेल हमारा बहुत अनिवार्य है। खेल से हमारा स्वास्थ्य बनता है, खून में दौड़ा होता है, मांसपेशियां खुलती है और हमारे मस्तिष्क को थोड़ा आराम भी मिलता है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि खेलने से हमें एक दूसरों के साथ दोस्ती मिलती है, क्योंकि हर दोनों पक्ष अलग अलग होते हैं। इसीलिए खेल में हमें और एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि खेल खेलते समय हमें किसी प्रकार के दुश्मनी भाव नहीं रखना चाहिए। खेल के अंदर दो ही होता है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, लेकिन हारने वाला कभी अपने मन में कोई ऐसी ग्लानि नहीं लाएगा, नफरत नहीं लाएगा, और जीतने वाला कभी अपने आप के ऊपर अभिमान नहीं बताएगा। दोनों को बराबर। और खेलने से तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य निरोगी रहता है, हमारा मांसपेशियां मजबूत बनती है, और मनोरंजन का खेल है, इसीलिए खेलना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये लाभ में आ गया। अब मैंने आपको पॉइंट बताया था हानि। अब खेल में टीचर हानि क्या है, हानिभूत। ध्यान से सुनो कि अगर हम लोग किसी हीन भावना से खेले, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खेले, तो वहां पर
खेल के द्वारा होने वाला मनोरंजन के बजाय उपद्रव खड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरों के मन मुटाव हो जाते हैं। इसीलिए खेल खेलते समय हमें बिल्कुल दुश्मन के भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, खेल खेलते के समय ऐसा हमें सोचना है कि मैं किसी को गिराने हेतु नहीं खेल रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने हेतु नहीं खेल रहा हूं। अगर ऐसी भावना रहे तो खेल के अंदर मनोरंजन होने के बजाय दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसीलिए खेल खेलते समय हमें एक दूसरों के प्रति प्रेम से संबंध बनाए रखना चाहिए, तभी हम अच्छे से खेल सकते हैं। अब इसके साथ हमें उपसंहार, जिसको आप अपना ओपिनियन लिखते हो, यानी इस खेल से आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, या इसमें क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव। खेल मनोरंजन का साधन है। खेल एक आत्मीय, दो लोगों में प्रेम बढ़ता है। खेल से तंदुरुस्ती होती है, पर इसमें खिलाने वाला रेफरी बिल्कुल भेदभाव रहित होना चाहिए। जिसका जो हुआ उसी के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टीम उसकी पसंद की है इसलिए उसको सजा दिया। नहीं तो यह खेल एक दिन दुश्मनी का दावा लेकर बैठ जाएगा। इसीलिए खेल खेलते समय हमें यह सोचना है कि हम भाईचारे का संदेश लेकर, दुश्मनी का वार लेकर अगर खेलेंगे तो खेल में कोई सफलता नहीं मिलेगी। और अगर भेदभाव रहित होकर खेलेंगे तो आपका खेल में हार और जीत, तो इसके लिए कभी कोई मना नहीं। आज जीत हुई तो कल हार भी हो सकती है, और आज हार हुई तो कल जीत भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए किसी को दोष देना ये हमारे खेल के विरुद्ध है। इसीलिए खेल खेलते समय हमारा मन बहुत पवित्र और रेफरी की सारी बातों को मानकर नियम का उल्लंघन न करते हुए हमें खेल खेलना चाहिए। और खेल के अंदर किसी को गिराने की भावना को कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अगर ये निबंध लिखेंगे तो निबंध के अंदर उसकी रीति, उसका नियम और कैसे खेलना चाहिए, उससे लाभ, उससे हानि और उसमें आपका ओपिनियन सब कुछ आ गया। और यही है विषय निबंध, यानी जिसको हम लोग उस विषय के बारे में पूरा लिखते हैं। अब और एक विषय आपको बताती हूँ आज। ये दो निबंध के जरिए ही आप हर एक निबंध को ले सकते हो, लेकिन कुछ निबंध ऐसे भी हैं। ये तो खेल का हुआ, अब मैं त्योहार के बारे में बताती हूँ। और फिर कल आपको और एक ऐसे निबंध है जिसमें 6 पॉइंट नहीं आकर, साइड हेडिंग नहीं आकर 5 ही आती है, जिसमें बताती हूँ, कल बताऊंगी। आज का आपका दीपावली का कोई त्योहार, अब जैसे आपके पास अभी आ रही है उगादी, इस त्योहार के बारे में लिखो। तो यहाँ पर भी आपको वही पॉइंट है, प्रस्तावना और भूमिका, फिर प्रकार, वर्णन, लाभ, हानि, उपसंहार, इसके भी इतने 6 साइड रीडिंग आ गए। इसमें भी वही लिखना है आपको प्रस्तावना में कि आपको त्योहार हमारे दिल का मनोरंजन करने के लिए आती है। हर समय हम लोग काम से कभी उब जाते, परिवार से मिल नहीं सकते,
और रोज वही उसी तरह का भोजन खाने से कभी कभी मन भी विचलित हो जाता है। अर्थात मन को थोड़ा चंचल या खुश बनाने के लिए ये त्योहार के रूप में, हमारे भारतीय त्योहारों के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने उगादी लिया, उगादी कौन से मास में आती है? अंग्रेजी मास के अनुसार कभी मार्च या अप्रैल में भी आती है, अधिकतर अप्रैल में ही आती है, लेकिन कभी कभी आगे पीछे अधिक मास होने से हो सकता है। और यह त्योहार चैत्र मास की प्रतिपदा, ये हमारे भारतीयों का साल का शुरुआत का दिन है, लेकिन हम भारतीय लोग अपना न्यू ईयर 1 जनवरी को कहते हैं। पर भारतीय लोगों का नया साल उगादी से शुरू होता है। तो हमारे जीवन का यहाँ से हमारा महीना बदलता है, चैत्र मास से फाल्गुन मास तक। जैसे अंग्रेजी में आपने जनवरी टू दिसंबर तक सीखा। चैत्र मास प्रतिपदा के दिन आता है। चैत्र मास की प्रतिपदा यानी प्रथम या तिथि के अनुसार बताया गया है। और इस दिन सभी लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से भी मनाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र में इसका नाम गुड़ी पाड़वा है। हर जगह गुड़िया लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो ये त्योहार इस तरह से उगादी का चैत्र मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब देखिए, हमारे पास भी त्योहार दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक त्योहार, एक राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार भी त्योहार ही है। तो राष्ट्रीय त्योहार में कौन से त्योहार आते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ये हो गए हमारे राष्ट्रीय त्योहार। और धार्मिक त्योहार में उगादी, दीपावली, होली, संक्रांति, दशहरा आदि। ये संस्कृति से जुड़े हुए त्योहार है और वो त्योहार राष्ट्र से जुड़े हुए त्योहार है। कोई भी त्योहार दो तरह के, लेकिन हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब यहाँ पर आपने दीपावली, उगादी लिया, तो अब उगादी का वर्णन करना है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये उगादी त्योहार अप्रैल, अंग्रेजी महीने का अप्रैल में और भारतीय मास के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है। हमारा कैलेंडर जो अंग्रेजी महीने से जनवरी से नया शुरू होता है, दिसंबर एंड होता है, वैसा ही यहाँ पर भी हमारा एक पंचांग जो साल भर का रहता है विवरण, वो भी आज से ही उगादी से ही बदलता है। उगादी प्रतिपदा चैत्र मास की प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक अंत उसका ये। आप लोगों को याद रखना चाहिए, भारतीय मास के नाम भी अधिकतर आपको बस अंग्रेजी मास के नाम याद है, लेकिन चैत्र मास के बारे में चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह, फाल्गुन। जैसा अंग्रेजी में जनवरी टू दिसंबर है, वैसा चैत्र टू फाल्गुन। ठीक है, इस दिन पंचांग की शुरुआत होती है मंदिरों में। सभी लोग मंदिर को जाते हैं और हर घर घर में एक विशेष मीठा पकवान होता है। ऐसे तो कई पकवान बना लेते हैं, लेकिन उगादी के दिन विशेष पकवान है पूरन पोली। उसको हर घर घर में बनाया जाता है और मंदिरों में हमको कहते हैं कि चैत्र मास के अंदर ये षटरस शरबत बनता है, चटनी बनाते हैं कोई लोग 6 चीजों का मिश्रण से, और कहते हैं इसका सेवन करने के बाद
शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है। वो 6 चीजें होती है हमारी: कैरी, इमली, गुड़, नीम के पत्ते, नीम के फूल, और एक चीज उसमें कैरी के छोटे छोटे टुकड़े और कैरी के फूल भी। इस तरह से मिलाकर यह शरबत बनाया जाता है। और सभी लोगों का एक कहना है कि शरबत को पीने से हमारा आरोग्य यानी तबीयत पूरे साल भर तक अच्छी स्वस्थ रहती है। विशेष करके पूरनपोली और उस पचड़ी शरबत का सेवन करते हैं, जो मंदिरों में भी हमको पूजा प्रसाद के रूप में वो मिलती है। सभी लोग घर में आनंद से नए वर्ष की शुभकामना देते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपने लोगों से भी, जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो अपने अपने बुजुर्गों के पास जाकर भी ये त्योहार मनाते हैं। इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। अब इसमें लाभ, ये वर्णन हो गया। इसके वर्णन में एक बात और रही कि शाम के समय सभी लोग मंदिर में जाकर पूरे साल भर का पंचांग को श्रवण करते हैं, जो पुरोहित पंडित वहां का पढ़ता है और बाकी लोग सुनते हैं। अब इससे हमको लाभ क्या है? एक तो ये हमारा कोई भी त्योहार भाईचारे का संदेश लेके आता है। हम एक दूसरों से जो शिकवे शिकायत होती है वो उस दिन, आज के दिन सब भूल जाते हैं और सबको एक दूसरों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और शुभकामनाएं देने के बाद एक दूसरे से मिष्ठान भोजन करते हैं और प्रेम से रहते हैं, मंदिर को जाते हैं। इसी तरह से यह त्योहार भाईचारे का संदेश लेकर आता है। यह इसका लाभ है। और उस शरबत का और चटनी का सेवन करके हम अपने स्वास्थ्य को आरोग्य बनाते हैं। ये हो गया लाभ। अब इस त्योहार में कभी कभी कोई अति कहीं पर कोई इधर उधर घूमने चल जाता है, कुछ खान पान का ध्यान नहीं रहता है, तो हो सकता है वो उससे उसके शरीर को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमें अपनी और ध्यान पूरा रखना चाहिए। अब उपहार, हम चाहते हैं कि ऐसे त्योहार जीवन में हमेशा आते रहे, ताकि हम अपने पिछले शिकवे शिकायत भूलकर एक दूसरों से दोस्ती का हाथ बिठा लेते हैं और अपने आरोग्य को स्वस्थ बनाने के लिए उस शटरस पचड़ी या चटनी और शरबत का सेवन करते हैं। इस तरह से ये त्योहार हमारे जीवन में हर कोई खुशियां लेकर आता है और हम जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, एकता के बंधन में बनने के लिए हमें त्योहार मनाने चाहिए। और सरकार इसमें और से और उन्नति करे, ताकि इस और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इनको बदलने का कभी ऐसा चांस मत आने देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में काम के साथ साथ खुशहाली भी बनी रहती है। इसी तरह से हम आपकी ये बात और भी अब आपको कल में आने वाले समय में आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से और दूसरे जो मैंने अभी तक आपको पॉइंट बताया कि प्रस्तावना वाला, उसके भेद, प्रस्तावना उसका प्रकार, फिर वर्णन, लाभ, हानि, उपसंहार, ये बताया। अब ऐसे भी एक निबंध है जिसमें हानि का कोई पॉइंट ही नहीं आता, तो वो मैं आपको कल समय आने पर अपने अगले पीरियड में बताऊंगी। और बच्चों, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स, अपना ग्रामर, जितना मैंने आपको आपके पाठ के पीछे के जो भाषा की बात का बताया है वो आप पूरा करिए। और
मुझे बताइए, नहीं तो आप मेरे को इसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हो पूछ के आपके से। तो जो भी आपकी मन में जिसके प्रति आपको समस्या है, जिस प्रश्न के प्रति, जिस वाक्य के प्रति, जिस शब्द के प्रति, जिस व्याकरण के प्रति, उसको मैं सुधारने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। और आप इस और दो तरीके के निबंध बताने के बाद में एक बार पत्र लेखन का भी आपको नमूना बता दूंगी। आप इन नमूने को ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि निबंध के अंदर भी मैंने जो आपको 6 पॉइंट बताए, लेकिन कई पर ऐसे भी हैं जिसके प्रकार और जिसके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे समाचार पत्र है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय के भी प्रकार अलग है। तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दूंगी तो शायद आप लोग लिख सकोगे। इसी के साथ उसके बाद में कल और एक बार निबंध, फिर बाद में आपको लेटर के 2 या 3 नमूने, व्यक्तिगत लेटर और अपना निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र और किसी से नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऐसे आपको पत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो भी आपको मैं समझा दूंगी। शायद आप लोग को सही समझ में आ रहा हो तो एक बार मेरे इस पर आप मेरे को बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने सुना या समझा, या खाली आप हमने बता दिया, पिताजी ने आपको दे दिया और आप खाली ये कर लिए, तो कोई मतलब नहीं। ज्ञान ऐसी चीज होती है जिसको पढ़कर रुचि लाना है, और रुचि तब आएंगी जब आप उसमें ध्यान लगाओगे। बिना ध्यान के आपका रुचि आना बहुत मुश्किल है। बच्चों ध्यान रखिए और अच्छे से अच्छे अंकों से पास होइए। उसके बाद आपको मैं आपके प्रश्न पत्र की, यानी कैसे आपको प्रश्न आएंगे, उसकी भी रूपरेखा एक बार आपको मैं इस यहाँ से मेरे पास जो गवर्नमेंट का आया है उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर आपको बताऊंगी। शायद आपको नोट करने में देखना है, ऐसा बताऊंगी। अभी तो मैं पूरा नहीं। और उसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। और मैंने जो बात आपसे कही उसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको बताना है मुझे। आप नहीं बताएंगे, आपकी शंका का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आप इसके ऊपर मेरे को आप अपने समाधान क्वेश्चन लिख सकते हो आप, तो उसका समाधान मैं दूसरे क्लास में करूँगी कि उसका आंसर क्या है, आपको कहाँ गलत हो गया, इस बात को बताते हुए आज की आपकी पाठशाला, आपका क्लास में मेरी उम्मीदों को आप समझकर जरूर अपने जो समझ में नहीं आया उसके बारे में आप लिखिए, ताकि मैं आपको वापस समझा सकूं। देखिए, धन्यवाद।